अभी तक तो यही है कि मोदी जी अगर अनाउंस कर दे कि 8 मार्च से सभी महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपये देने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक की टिकट भी मिलेगी और मैं विधायक भी बनूंगी। आप बहू अच्छी हैं या बेटी? मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एक बेटी और बहू की है। डोंट घबराई, टेक हौसला। आपके हस्बैंड का जो जज्बा था, जो विश्वास था, वो सबके हस्बैंड का नहीं हो सकता। आपके हस्बैंड को ना आप पे बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा मेरी बीवी चुनाव जीतेगी। देखो जी, नरेंद्र मोदी जी को तो अगर कोई 10 किलोमीटर से भी देखता है ना, तो बहुत खुशी होती है। जब वो आए थे पूरा वजीरपुर विधानसभा के अंदर, जहाँ जहाँ से उनकी गाड़ियाँ निकली, आप ये सोचिए जैसे प्रभु श्री राम जा रहे हो और ऊपर से फूलों की बारिश। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी बहुत दबंग लेडी हैं। हम आए हैं वजीरपुर, जहां से बहू एक विरासत, अपने ससुर की विरासत को आगे लेके जा रही है। आपको अभी तक समझ आ गया होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। पूनम शर्मा भारद्वाज। पूनम भारद्वाज हो चुकी हैं, जो अपने ससुर सुरेश भारद्वाज जी की विरासत को आगे लेके जा रही हैं। 2 बार की पार्षद रही और इस बार एमएलए बनी, और धाकड़ एमएलए बनी। भीड़ बता रही है कि ये यहाँ पे कितनी पॉपुलर है। बहू हैं, लेकिन सबने इनको बेटी की तरह भी प्यार दिया है। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी हमारे इस शो में। कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस? आप तो 2 बार की पार्षद भी हैं, बगल अशोक नगर से आप अशोक विहार से आप पार्षद हैं, लेकिन वजीरपुर में आना, इंडस्ट्रियल एरिया में आना, और यहाँ पे नए तरीके से कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, या फिर आपको लोगों ने पहले ही बेटी मान लिया? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया 2007 में मेरे फादर इन लॉ मिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने चुनाव लड़ा था, और उस टाइम पे औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया, वहीं से ही हम लोग चुनाव जीते थे। तो मेरे पापा को ये लगा लीजिए आप, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में लालू का नाम दे रखा है कि ये झुग्गी वालों के मसीहा हैं, उनको भगवान की तरह वहाँ पे पूजा जाता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ऐसा हमें पड़ी नहीं, क्योंकि वजीरपुर विधानसभा के अंदर 1/4 हिस्से में हम लोगों ने चुनाव लड़ा हुआ है। 2 बारी मेरे पापा ने चुनाव लड़ा और 2 बारी निगम का चुनाव मैंने लड़ा है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि बहुएं जो हैं वो थोड़े पीछे रह जाती हैं, बेटियों को आगे कर देते हैं, बेटों को आगे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा देखने को मिला। तो ऐसा क्या करिश्मा आपने कर दिया अपने ससुर जी के ऊपर कि बस उन्होंने कहा कि बहू को आगे बढ़ाओ? और वैसे ही आपको वजीरपुर वालों ने भी समर्थन दिया। मैं जिस दिन से ब्याह के इस घर में आई हूँ, जिस दिन से मेरी शादी हुई है, उस दिन से मेरे पापा ने मुझे बहू ना समझ के एक बेटी की तरह ही लिया है। आज तक नहीं तो घरों के अंदर बहुएं सिर पे पल्ला करती हैं, मुझे कभी पल्ला या घूंघट करने के लिए भी कभी नहीं बोला गया। हालांकि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि पापा के साथ वाली कुर्सी पर बैठना। देखो, हमारे संस्कार है कि ससुर के साथ में नहीं बैठते, मगर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेरी बेटी हो, बेटी ही रहोगी। ठीक है, बेटा ब्याह के लाए हैं, बहू आई है, बहू अपनी अलग है और बेटी अलग है अपना, मतलब बहू ना छोड़ के उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ही आज तक रखा हुआ है। 2 बार का पार्षद का चुनाव और इस बार विधानसभा का चुनाव, और महिला मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अनुभव अभी हो गए 10 दिन हो रहे हैं। कैसा लग रहा है विधानसभा में जाना, और कितना अलग है वो पार्षद वाल के उससे? देखो जी, मैंने जब पार्षद का चुनाव लड़ा था, जब भी मैंने मज़े मज़े में चुनाव लड़ा था, और विधानसभा का चुनाव भी मैंने खूब एंजॉय करके चुनाव लड़ा। जिस भी क्षेत्र में जाती थी वहीं फूलों की बारिश और लड्डुओं से तोला जा रहा था। अगर मैं किसी दूसरे क्षेत्र की बात करूं, जैसे विधानसभा में जीत के गई, मैंने काफ़ी भाइयों से बात करी, भाई कैसा रहा? अरे दीदी बहुत टेंशन थी। आपको? मैंने कहा मुझे तो टेंशन ही नहीं थी, ये तो मुझे पता था कि 100% मैं चुनाव जीत रही हूँ। बट लोगों के जो चेहरे की एक्साइटमेंट थी, उनकी खुशी थी, उनके चेहरों से अलग दिख रही थी। उनके चेहरों पर यह था कि हम कब 5 तारीख आएगी और कब वोट पोल करेंगे। नहीं तो अगर उनको पहले में अगर मशीनें उनके पास होती तो वो उस 10 दिन के अंदर ही वोटिंग करने के लिए तैयार थे। अच्छा, इतनी पॉपुलैरिटी है। मतलब अभी मैं जब बैठी थी तो सभी भाभी जी कर रहे थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? और अब जब आपको अकेले यहाँ बैठना, कभी कुछ घबराहट होती है, कभी कुछ ऐसा लगता है कि क्या कर लिया है फैमिली के साथ, कैसे जस्टिस कर पा रही हैं? एक्चुअली आपने कहा भाभी, हाँ, एक्चुअली सारा मेरा परिवार ही है।
अभी आपने शुरुआत में बात करी थी इंडस्ट्री एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी के अंदर जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो वहाँ के क्षेत्रवासियों ने ये बोला था कि हमारी बहू झुग्गी में वोट मांगने नहीं आएगी। हमने वोट देनी है, हम वोट देंगे। मगर उनका ये प्यार और उनका विश्वास था कि हमारी बहू को हमने जिता के लेके आना। यही सेम चीज़ अब हमारा नया वार्ड जुड़ा था, जे कॉलोनी क्लस्टर है सारा, वहाँ पे भी पूरा प्यार और पूरा समर्थन लोगों से मिला है। तो मैं कह रही हूँ 1/4 हिस्सा मेरा परिवार था, अब मैं पूरा का पूरा वजीरपुर विधानसभा मेरा परिवार है। और अपने परिवार का साथ और सहयोग रहता है तो गाड़ी अपने आप चल जाती है। झुग्गी झोपड़ी में हमेशा ही कुछ ना कुछ समस्या रहती है, कभी सीवर, कभी नाला खुला, कभी मच्छरों की परेशानी, पानी की हमेशा ही परेशानी होती है, चाहे वो पीने की पानी की बात करें या सीवर के नाले बहने की बात करें। मतलब मैंने भी बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके देखे। वो कहाँ पे कमी रह जाती है, वो किसकी कमी रह जाती है कि हमेशा ही वो लोग परेशान रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, और उनको हमेशा दोयम दर्जे के साथ देखो जी, झेलना पड़ता है। जो पार्टी आई थी वो राजनीति बदलने आई थी, मगर उन्हें राजनीति बदलने तो छोड़ो, उन्होंने तो भ्रष्टाचार का कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया हो। शिक्षा का लगा लीजिए, स्वास्थ्य का लगा लीजिए, पानी के टैंकरों में लगा लीजिए, राशन में लगा लीजिए, कोई ऐसा घोटाला नहीं है जो उन्होंने बख्शा हो। हर चीज़ में उनके घोटाले। अभी जैसे कल विधानसभा के अंदर भी दूसरी हमारी रिपोर्ट पेश करी है CAG की स्वास्थ्य पे, उसमें भी 65, जो मेरे को पता चला 65,000 करोड़ घोटाले उन्होंने कर रखे हैं। तो उन्होंने पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र के अंदर तो कुछ काम करा ही नहीं। उनको तो बस ये था कि हम शराब नीति पे कैसे टैक्स बढ़ाएं और कैसे हमें उसका मुनाफा होए और हम अपना शीश महल कैसे तैयार करें। तो इन सब चीज़ों में उनका दिमाग चल रहा था। उनको लोगों के क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं था। लोग वह पानी के लिए कैसे तिल मर रहे हैं, सीवर का गंदा पानी आ रहा है, सारे नाले टूटे हुए हैं, कोई पिछले 10 सालों के अंदर नालों की कोई सफाई नहीं हुई है, सीवर ओवरफ्लो है। मतलब पिछले 10 वर्षों के अंदर उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा। तो आपको ये लगता है कि 26 साल बाद भाजपा की सरकार अब दिल्ली में आई है, तो आपको लगता है कि शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था फिर भी बहुत अच्छा था, केजरीवाल का कार्यकाल बिल्कुल ही गया गुजरा था? देखो, अगर काम के बिहाफ पे कहना चाहूँ तो शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में बहुत काम करा था, और वही काम हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी करने वाली हैं। क्योंकि रेखा दीदी के साथ मैंने भी निगम में काम करा है 2 बारी। वो भी मेरे साथ 2012 में भी निगम पार्षद थी और 2022 में भी मेरे साथ में ही मेरी निगम पार्षद रही हैं। तो उनका कार्यकाल मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बहुत दबंग लेडी हैं, बहुत जो मन में सोच लेती है वो काम करके रहती हैं। और उनके नेतृत्व में मैं ये चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली ऐसे सुंदर स्वस्थ बनने वाली है। आने वाले 2-3 सालों में आप लोग देखोगे कि हाँ, अब की बार महिला जो शक्ति हमारी आई है मुख्यमंत्री के रूप में, वो दिल्ली को बिल्कुल चेंज कर देंगे। आपने रेखा गुप्ता जी के लिए कहा कि बड़ी दबंग महिला हैं, आप अपने आप को कहाँ आंकती हैं दबंगई में? देखो, दबंग शब्द थोड़ा अलग है। एक्चुअली मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एक बेटी और बहू की है। राजनीति करती हूँ मगर मैं अपने परिवार के साथ दबंगपन नहीं दिखाना चाहती। जहाँ मुझे दबंगपन दिखाना चाहिए, जैसे अधिकारियों के सामने हम दिखाते हैं, क्षेत्रवासियों के सामने अपनी दबंगता नहीं दिखाना चाहती। क्योंकि अपना मेरा परिवार है, मेरे देवर है, मेरे मम्मी पापा हैं, सब मतलब हर रिश्ता मेरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप ये समझ लीजिए, इलेक्शन के दौरान भी लोग बाग अपनी झोली उठा के ये कह रहे थे कि हमारी बहू के लिए वोट करना है। उस टाइम का मूवमेंट आप देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। जब मैं एक पार्क में गुरुजी का सत्संग चल रहा था और हमारी मंडल के पूर्व अध्यक्ष, उनकी मम्मी, आंखों में आंसू। मैंने कहा आंटी आप रो क्यों रहे हो? बोली बेटा इतनी खुशी है, किसी ने खुशी के आंसू देखे नहीं होंगे, मैंने उस टाइम देखे। उनके चेहरे पे वो खुशी थी, मैं आपको वो अपने शब्दों में बता नहीं सकती। मैं स्पीचलेस हूँ उन मोमेंट के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 2 बार के विधायक थे राजेश गुप्ता, और आपने उतने ही वोटों से हराया उन्हें जितने वोटों से कभी उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र जी को हराया था। तो वो कैसा मोमेंट था जब आपको पता चला कि सिर्फ 200 वोटों से इधर उधर रह गया? नहीं तो मतलब देखो, पिछले 10 वर्षों से राजेश गुप्ता ने कुछ भी नहीं करा। हम पार्षद रहते हुए भी हमने विधायक का काम करा है। लोगों की जो समस्याएं थी, अगर मैं बात करूँ PWD के नालों की,
निगम पार्षद के तौर पे मैंने उनके नाले भी साफ़ करवाए हैं, पानी की दिक्कत थी, अपने पर्सनल लेवल पे मैंने उनको पानी भी प्रोवाइड करवाया है। मतलब पिछले 10 वर्षों के अंदर मेरे क्षेत्र की जनता को ये नहीं पता कि हमारा विधायक कौन है। सिर्फ एक बार वोट मांगने आए, उसके बाद उन्होंने कभी शक्ल तक नहीं देखी, तो वो उनसे बहुत परेशान थे। और रही बात, जब उनको पता चला कि उनकी बहू और उनकी बेटी को टिकट मिली है, तो एक तरफा, मैं ये कह रही हूँ, एक तरफा लोग हो गए कि अब की बार तो पूनम शर्मा को ही जिताना है। अच्छा अच्छा, आपका नाम सीएम लिस्ट में भी, मतलब चर्चाएं जो चल रही थी उसमें सीएम लिस्ट में भी आपका नाम था। आपको क्या लगता है कहाँ, मतलब आप भी 2 बार की पार्षद, रेखा जी भी 2 बार की पार्षद, बस उनके साथ एक चीज़ जो अच्छी थी वो, या कहें पॉजिटिव था, वो एबीवीपी की और स्टूडेंट यूनियन की लीडर रही। आप कहीं पे वहाँ पे पिछड़ गई, तो आपको कहाँ लगता है कि आपको, आपने जो ऑब्जर्व किया तो आपको क्या लगा, आप कहाँ पीछे रह गई? नहीं तो अगली सीएम पहली बात तो पूनम मैं शर्मा। आपको बताना चाहती हूँ, मैं कहीं पीछे नहीं थी और ना मैं कहीं सीएम की रेस में थी। जी वो तो मीडिया कर्मियों का काम है, फोटो चला दी तो चल गई। बाकी हमारा संगठन बहुत मजबूत है। संगठन ने जो दायित्व हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है। वो इसके लिए मैं कहती हूँ लायक भी थी। मैं बहुत छोटी हूँ अभी, और आप हर बार उम्र में अपने आप को भी छोटी कह रही हैं। लाइक अब इससे पहले आपने जब एक आपका इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें भी आपने कहा कि मैं मोदी जी की छोटी सी सैनिक हूँ, बिल्कुल सैनिकों छोटी ने, सी देखो जी, कार्यकर्ता। निगम में मैं उनकी जो स्टार्टिंग वाली लिस्ट अगर लाइन देखूं तो मैं सबसे लास्ट वाली कार्यकर्ता हूँ। ये मोदी जी की सरकार है जो उन्होंने बिल्कुल लाइन के आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई एक बच्ची को उन्होंने विधानसभा का टिकट दिया, और मतलब अपनी एक कैबिनेट, मतलब विधानसभा की टीम में मुझे शामिल होने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं। आज तक बहुत सारी पार्टियां आई, कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। अभी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग 2500 रुपये देने वाले हो, शायद आप भी अगला क्वेश्चन मेरे से यही करते। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, मोदी जी की गारंटी है 2500 रुपये। जो जो वादे, जो जो विज़न हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, वो हर हालत में पूरे होंगे। तो आपने क्या लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है यहाँ के लिए कि किन किन महिलाओं को दिया जाएगा, और वो कैसे, आप कैसे छांटेंगी उन महिलाओं को किनको किनको 2500 रुपये दिए जाने? अभी जो गाइडलाइंस आ जाएगी, जिस गाइडलाइन के हिसाब से जो उसकी कैपेबिलिटी होगी, जो लोग उसके लिए रिक्वायरमेंट में पूरे सक्सेसफुल होंगे, उनको हम लोग, जैसे मोदी जी की गाइडलाइंस आएगी वैसे ही सबको अच्छा, मिलेंगे। ये बताइए कि आप भी निगम पार्षद रहीं और आपने बताया कि आप रेखा जी के साथ भी थी महानिगम, वो कोई एक ऐसा मोमेंट है कि आपको याद आ रहा हो अभी कि ये उन्होंने ऐसा किया था, ये दम था जो अगला सीएम बनने वाला और वो बन गई? ऐसा कोई मोमेंट आपको वो पार्षद के समय में जब आप लोग बैठते थे और याद आता अभी रहा हो? 2022 का जो लास्ट हमारा इलेक्शन था, हम्म, ऐसा मैं उसको तो काला दिवस बोलती हूँ। कभी आज तक इतनी शर्मनाक हरकत कभी सदन के अंदर नहीं हुई। आम पार्टी की सरकार के अंदर जब मेयर शैली जी अपनी सीट पे बैठती हैं तो वहीं से ही ऑर्डर देती हैं, और आतिशी जी आती है सदन के अंदर, अपनी महिला शक्ति को इशारे करके बोलती है कि आप अटैक कीजिए। तो ऐसा काला दिवस हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इससे पहले भी हम लोग सदन के अंदर गए हैं, बहुत गरिमा पूर्वक बैठते थे, लोगों की बातें भी सुनते थे। मगर पिछले 2 वर्षों के अंदर जो निगम का हाल बेहाल करा है आम पार्टी ने, तो दिल्ली की जनता इतनी ज़्यादा परेशान थी। और उस टाइम पे भी रेखा जी, जब हम लोग ऊपर गए तो हमने बोला कि भैया आप ये सब चीज़ें गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने, जो उनकी महिलाएं थी, हाथापाई करनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने उसमें करता, या वो रेखा जी ने माइक तोड़ा नहीं था उस टाइम पे, वो उठा के रख रही थी, अब मीडिया वाले उसको दिखा रहे कि देखिए जी माइक तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आपको कब एहसास हुआ कि जब महिला नेताओं की बात आ रही थी, विमेंस डे आने वाला है, और जब बात चल रही थी, 10 दिन हो गए थे सीएम की रेस में, सबके नाम गिनते चले आ रहे थे, उसमें आपका भी नाम आया बीच में, तो कभी आपको लगा कि लगता है कि मेरा वक्त आ गया और अब मैं भी सीएम होने जा रही हूँ? और बिल्कुल। रेखा जी का जब नाम आया और जब अनाउंस हो गया कि रेखा बहुत बहुत खुशी हुई थी पूजा दीदी उस समय। हाँ, और रही मेरी बात, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक की टिकट भी मिलेगी और मैं विधायक भी बनूंगी। जी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था। ये सब मुझे जो मिला है, मेरे पापा की विरासत मुझे मिली है। जी
और रही रेखा जी की बात, रेखा जी इस चीज़ के लिए डिज़र्व करती थी। शी इज़ वेरी नाइस लेडी और बहुत हार्ड वर्किंग है, तो डिज़र्विंग थी, तो डिज़र्व मिला उनको। अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ हाँ। कि मोदी जी ने जो उन्होंने सोचा, जो समझा, बहुत बढ़िया करा। और दिल्ली के लिए ये अब की बार रिक्वायरमेंट भी थी। और हमारी जहाँ दिल्ली में कहूँगी पूरे भारतवर्ष में जहाँ सरकार है, अभी तक किसी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो ये मोदी जी ने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया और बहुत शानदार डिसीज़न रहा है। और हम रेखा जी के साथ हैं। पूरी की पूरी विधानसभा के अंदर हम 48 है, मैं सुपर 48 कहूँ या RK 48 कहूँ, तो हम सारे रेखा गुप्ता जी के साथ में हैं। जो वो हमारे से सहयोग चाहती हैं, हम उनके साथ हैं और हमें उनका पूरा साथ और उनका मिल ही रहा है पिछले 10 दिनों के अंदर। और रही बात, उनको मैं परिवार की भी बात करूँ तो पारिवारिक संबंध भी हैं उनसे, क्योंकि जब वो हमारी जिला अध्यक्ष थी तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम जिले में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो आज कोई पहली बार तो जान नहीं रहे, रेखा जी को मैं अपनी बड़ी दीदी बोलती हूँ। बहुत बढ़िया, तो शानदार आपकी पहले से ही हाँ। अच्छी खासी ट्रेनिंग रही है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि रेखा जी से मिलने के लिए किसी को परेशानी नहीं होगी। वो सचिवालय में बैठती हैं, आप लोग जाओगे आराम से मिल सकते हो। पिछले जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, मुझे नहीं पता कि दिल्ली की जनता उनसे मिल भी पाई थी या नहीं मिल पाई थी। अच्छा, आपने टीका लगा रखा है और येलो कलर का टीका है, आप बताएंगे आप किसकी भक्त हैं? देखो जी, भगवान तो सारे ही बराबर होते हैं, मगर ख़ास तौर पे अगर आप पूछ रहे हो तो मैं खाटू श्याम बाबा की भक्त हूँ। और आज से नहीं, जब से थोड़ा सा कहते हैं ना होश संभाला है, जब से ही खाटू जी की भक्त हूँ। क्योंकि हमारे घर के कुल देवता खाटू श्याम जी हैं। ससुराल पक्ष में लगा लो, मायके से लगा लो, तो दोनों की तरफ से ही खाटू श्याम जी की। तो भजन वगैरह भी गाती होंगी? कोई एक भजन अगर आपको याद आ रहा हो? नहीं, भजन तो मैं नहीं गाती। बस एक ही मुझे पता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो बाबा श्याम आके हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा फैमिली वाला सवाल करेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। 2 बेटियां और 1 बेटा? एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी है, वो 17 ईयर्स की है। उसके बाद राजनीति में एंट्री हो गई, तो इतना समय नहीं मिला। उसके बाद बाबा श्याम की कृपा रही तो 2 बच्चे मेरे ट्विंस हैं। अरे वाह! 1 बेटा 1 बेटी। भाई करने तो 2 ही थे ना। अब भगवान जी ने 1 बेटा 1 बेटी इकट्ठे दे दिए तो इसलिए मेरे 3 बच्चे 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विरासत जब आपको मिली, ठीक है, आपके हस्बैंड भी जो है वो जिला महामंत्री हैं, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा अशोक जी ने आपको कि पापा तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें नहीं करते, और तुम्हें सारी विरासत दिए जा रहे हैं, तुम आगे बढ़ी जा रही हो, मैं पीछे हूँ, या वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं? अगर आप फैमिली की बात करते हो, देखो कहीं ना कहीं तो होता है, मजाक के तौर पे बोल देते हैं भाई मैं तो बेटा हूँ, तू तो बहू है, पापा तेरे पे इतना विश्वास किस लिए करते हैं। मैं क्या विश्वास, अब मैंने वो अपनी विश्वास उनके साथ बना होगा। 18-19 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पापा का विश्वास लगा लो, प्यार लगा लो। विश्वास तो अपने बेटे पे भी करते हैं क्योंकि बड़ा बेटा घर का मुखिया होता है। पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड संगठन में ज़्यादा लगते हैं, उनको चुनाव में लड़ने का, राजनीति करने का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, संगठन RSS का लगा लीजिए, अपना संघ का लगा लीजिए, सभी संगठन के कामों में सबसे आगे रहते हैं। और जब आप परेशान होती हैं तो आप किसके पास जाती हैं? ससुर जी के पास, या मतलब अब चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। बहुत बार ऐसा होता है और सभी के साथ होता है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि आप महिला हैं इसलिए आपके साथ हो रहा हो, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। तो आप किसके पास पहले जाएंगी, अशोक जी के पास या ससुर जी के पास? मैं अपने पापा के पास जाती हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, अगर मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं अपने पापा से ही डिस्कस करती हूँ कि पापा आज ऑफिस में ऐसे ऐसे हुआ और वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो पापा बोलते हैं, मेरे पापा का एक डायलॉग है, अगर कहो तो मैं बता। हाँ, बिल्कुल। वो सीधा बोलते हैं, डोंट घबराई टेक हौसला। डोंट घबराई टेक हौसला। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ जब तक तो तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं कहती और बस उसके बाद फिर आप निकल जाती हैं एकदम। इलेक्शन के दौरान भी देखो
बहुत सारी ऑपोजिशन में पार्टियां थी, सबने बहुत कुछ करा, सबने अपने दाव पेच खेले सबने। देखो राजनीति का समय ऐसे ही होता है, 15 दिन इलेक्शन का होता है। तो जो अब बात करूँ, राजेश गुप्ता जी मेरे बड़े भाई के समान ही हैं, कभी उन्होंने मेरे से कभी छोटी बात नहीं करी, हमेशा मान सम्मान से इज्जत दी है। चाहे हम ऑपोजिशन पार्टी में चुनाव लड़ रहे थे, मगर सम्मान देने में उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है चुनाव में इतनी गंदी राजनीति करते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी दूसरे लीडर पे कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। देखो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि राजेश गुप्ता जी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, रागिनी नायक चुनाव लड़ रही थी, तो कभी भी दोनों कैंडिडेटों ने कभी छोटी बात नहीं करी, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया शानदार उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उनको भी बधाई है कि भाई देखो, व्यक्तिगत तो आदमी आमने सामने मिलता ही है, चुनाव के दौरान कभी किसी के लिए छोटी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब हम रूबरू सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आंखें नीची करनी पड़ती हैं। रागिनी जी के साथ आपकी कितनी सिंपैथी है, क्योंकि बहुत कम वोट मिले? देखो रागिनी चेहरा नायक, वो काफ़ी नामी है, रागिनी नायक, सॉरी। रागिनी नायक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन के बाद भी शिवरात्रि पे जे कॉलोनी में भंडारा था, वहाँ पे भी मेरा मिलना हुआ जी। अच्छे से बात करी, बोली मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे बेटा बोलती हैं। एक्चुअली हैं तो वो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक साथ ही इलेक्शन लड़ा हुआ है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी एनएसए में चुनाव लड़ा था, तो दोनों ही सहयोगी रहे हैं और एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेट है। और जब भी जिस दिन हमारी वोटिंग रिजल्ट था, उस दिन भी मुझे कांग्रेस करके गई, गले लिख के गई, बोले मैं आपकी तरफ से बहुत खुश हूँ कि आपने चुनाव जीता और बहुत शानदार तरीके से आप सबने चुनाव लड़ा। और एक बात और उन्होंने कही मुझे बहुत अच्छी लगी, बोले पूनम आप जब वोट काउंटिंग हो रही थी आप यहाँ नहीं थे, मगर आपके हस्बैंड का जो जज्बा था, जो विश्वास था, वो सबके हस्बैंड का नहीं हो सकता। आपके हस्बैंड को ना आप पे बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा मेरी बीवी चुनाव जीतेगी, चाहे वो 10 वोटों से जीते, वो चुनाव हार नहीं सकते। मैं कहा उनका अंदर के गट्स थे, उनकी फीलिंग्स थी, वो रिस्पेक्ट करते इस बात की। अच्छा ये बताइए, आप बहू अच्छी हैं या बेटी? देखो जी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने ससुराल पक्ष का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं अपने मायके वालों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। ये बात अगर अभी मेरे पापा होते तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते थे कि ये बहू ज़्यादा अच्छी है कि बेटी ज़्यादा अच्छी है। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। और अभी मेरे पापा खाटू जी पैदल गए हुए हैं, ध्वजा लेके जाते हैं, वो साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए पद यात्रा पे जाते हैं, तो दिल्ली से पैदल खाटू जी गए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। और अभी मैं जब यहाँ बैठी थी, कुछ बातें मैंने सुन ली, उसमें आप अपने बच्चों को लेके बड़ी कंसर्न थी, तो क्या आपको लग रहा है कि अब समय नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को वो समय मैं नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे देना चाहिए? और बड़ी बेटी चूँकि टीन है आपकी, टीन से आगे मतलब टीन एज वाले बच्चे आजकल थोड़े अलग तरीके के होते हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि शिकायतें शुरू हो गई हैं, माँ तुम समय नहीं दे रही, मम्मी तुम कहाँ हो? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को आदत है, उनको पता है कि हमारी मम्मी बिजी रहती है। जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, जब मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी, तो उसको उन सब चीज़ों की आदत है, वो अपने खुद ही सेल्फ स्टडीज़ करती है, खुद अपना ध्यान रखती है, और यहाँ पे इनफैक्ट अपने छोटे भाई बहन का भी ध्यान रखती है। थोड़ा सा कंसर्न इसलिए है कि अभी उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, 12th क्लास में है, तो थोड़ा सा देखो माँ का होता ही है कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। जैसे मैं अपने परिवार का, पूरी विधानसभा का ध्यान रख रही हूँ, तो वो भी मेरे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा देखो माँ के उससे नज़र से देखा जाए तो बच्चों के लिए माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए, चलते चलते एक सवाल और पूछते हैं। 2 बार की पार्षद हैं आप, अब एमएलए हैं, आपको क्या लग रहा है, आप क्या अलग करेंगी? आपको अभी तक लगा कि मुझे ये अलग करना है, क्योंकि आप बचपन से खुद भी देख रही होंगी कि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, महिलाएं आती हैं, उनकी अलग परेशानियां होती हैं, बच्चे, पुरुष, दादियाँ। देखो मेरी रोल मॉडल रही हैं सुषमा स्वराज जी। अब मैं कहूँ कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने स्टडी करी है। जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, जब 9th या 10th क्लास में थी, जब मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी, वो हमारे स्कूल में किसी चीज़ का उद्घाटन करने आई थी। अब मुझे इतना याद नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद सबसे बड़ा मेरे लिए था जब मैं पहली बार पार्षद बनी
और दिल्ली की मुख्यमंत्री एक निगम के स्कूल का उद्घाटन करने आई, तो वो क्षण मेरे लिए इतना बड़ा था, मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बार उस टाइम तो स्कूल के बच्चे थे तो पीछे लाइन में खड़े थे, और जब सेकंड टाइम सुषमा जी से मिलना हुआ तो मेरे साथ में खड़ी थी। तो उस समय को मैं आपको कैसे बताऊं, तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मुझे भी सुषमा जी की तरह ही कार्य करने हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते मेरे क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगी और उनके आत्मसम्मान को कहीं गिरने नहीं दूंगी। अगर उनको मेरी ज़रूरत होगी तो दिन रात उनकी बहन उनके साथ खड़ी है। महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को, उसके लिए क्या स्पेशल आप सोच रही हैं और क्या करने जा रही हैं? महिलाओं को क्या सौगात देने जा रही हैं आप अपने क्षेत्र? अभी तक तो यही है कि मोदी जी अगर अनाउंस कर दे कि 8 मार्च से सभी महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपये देने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। तो उस दिन आपको लग रहा है कि वो तो लिस्ट तैयार हो रही है आपके क्षेत्र की? लिस्ट तो तैयार है, आप देख ही रहे हो, रोज लोग बाग आते हैं। इलेक्शन के दौरान में भी हमने उनको गारंटी कार्ड दिया था कि आपकी बहन जीत के आएगी तो आपको 2500 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे और 2 सिलेंडर भी मिलेंगे। तो उनको उम्मीद है कि भारद्वाज परिवार जो कहता है वो करता है, क्योंकि इलेक्शन ये तो अभी मोदी जी ने 2500 रुपये बोल दिए। अगर मोदी जी ऐसा कोई गारंटी भी नहीं देते तो मेरे परिवार में जो मेरे ऑफिस में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की शादी हो, चाहे किसी का क्रियाक्रम हो, आ गए बाबूजी मेरी बेटी की शादी है, ले जाओ भाई 11,000 रुपये। ये मेरे पापा के, देखो हम आपके चैनल से मैं ये बात कहना नहीं चाहती, मगर मेरे पापा का ये नेचर है, कोई भी आता है कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। यही मेरे पापा की क्वालिटी है, यही उनकी खासियत है। और उसे आप आगे बढ़ाने की? देखो मैं काम करती हूँ, मेरे पापा अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग है। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ वहाँ मेरे पापा खड़े हो जाते हैं, जहाँ मेरे पापा को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। 2 कंधे आपस में मिलके चल रहे, दोनों का साथ रहता है तो बढ़िया विकास कार्य रहता है। तो बढ़िया विकास करने के लिए पूनम शर्मा अब आगे आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके पापा इस काम को, इस विरासत को और इस वजीरपुर इलाके को आगे बढ़ा रहे थे, वैसा ही वो कुछ अपने क्षेत्र में करेंगी और दिल्ली के विकास के लिए काम करती रहेंगी। देखते रहिए India.com, जी ग्रुप।